नीलम जल्दी करो, देर हो रही है। जब मेरे पति की कठोर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी कि ये सब क्या है, सुबह सुबह उठो और बिना खाए पिए पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने पति की आवाज़ को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रज़ाई खींचकर गुस्से से बोले, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो? मैं पागलों की तरह तुम्हें आवाज़ पर आवाज़ दे रहा हूँ। मेरा पारा हाई होने से पहले जल्दी से नीचे उतर कर आ जाओ, मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। सचिन मुझे ऐसे ही पारा हाई होने की धमकी देते थे। आज मैं भी बिना किसी डर के फिर से बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि सचिन मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मैं हमेशा उसकी धमकियों से डर जाती थी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने को। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर मैं रज़ाई में लेटी रही। 5 मिनट बाद उसकी नज़र फिर से मुझ पर पड़ी कि अब तक मैं पड़ी सो रही हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। इस बार जब सचिन आया तो उसने मुझे धमकी नहीं दी, बल्कि मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया और बोला, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना। अगर तुम पर कोई असर नहीं होता तो चलो, ऐसे ही चलो। इतना बोलकर सचिन ने मुझे घर से बाहर धक्का दिया, जबकि मैं तो अभी पूरी तरह नींद से भी नहीं जागी थी। मेरे बिखरे हुए बाल थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए हुए सचिन के पीछे खिसकती चली जा रही थी। मैंने कई बार कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी, जिस पर सचिन ने गुस्से से कहा था कि ये नौबत तो तुम खुद लेकर आई हो। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था कि तुम्हें एक बार में मेरी बात को समझ आती ही नहीं। जब सचिन ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हार मानकर चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से के घूंट पी कर रह गई। लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा ही कर सकती थी, वो भी अंदर ही अंदर। सचिन की बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने पहुंच गए थे। उस दुकान पर बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर आने के लिए कहा। सचिन और मैं दोनों दुकान के अंदर बने बेसमेंट में चले गए, जहां पर सचिन ने अलमारी खोली। अब सचिन चुपचाप अपना काम कर रहे थे, मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे। अलमारी से सचिन ने कुछ कपड़े मेरी तरफ किए और कुछ कपड़े निकाल कर खुद पहनने लगे। ये फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए सचिन के हाथ से कपड़े लेकर मैंने एक तरफ रख दिए, जिस पर सचिन ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा रखा था और कहा था, खबरदार अगर कोई ड्रामा किया तो। सचिन का गुस्सा इतना था कि डराने के लिए काफ़ी था। कुछ ही देर में मेरा और सचिन का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने का दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते तो सचिन से छुपाकर आंसू पोंछ लेती, नहीं तो सचिन और गुस्सा करता। शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सचिन ने मुझ पर हाथ उठाया था, नहीं तो इससे पहले सचिन सिर्फ और सिर्फ धमकी देते थे और मैं सचिन की बात मान भी लेती थी। लेकिन सचिन अपनी धमकियों को असली रंग दे देंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नीचे बेसमेंट में ही छोड़कर सचिन ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि सचिन क्या पूछ रहे हैं, इसलिए बेकार की उत्सुकता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुपचाप कुर्सी पर बैठी गई। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद दुकान के मालिक ने सचिन की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ा दिया और कुछ इशारा किया। मैं इस इशारे को भी पहचानती थी। इशारा पाते ही मैं चुपचाप उठकर सचिन के पीछे चल दी। अब हम सड़क पर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। सचिन ने मुझे बाहर पार्क में खड़ा किया और ख़ुद मॉल के अंदर चला गया। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता इतने लोगों के बीच में ही सचिन मुझ पर फिर से हाथ उठा देते, इसलिए चुपचाप उस सड़ी गर्मी में ही वहाँ पार्किंग में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहाँ पर आई। मैं जल्दी से उसके पास गई और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उससे कुछ पैसे मांगने लगी। उस अमीर आदमी ने मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और गुस्से की हालत में ही मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। उस आदमी के लिए वो पैसे बहुत थोड़े से थे, लेकिन मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से भीख मांगती तो इतने पैसों में अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती, लेकिन सचिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते। तो चुपचाप उसी गर्मी में खड़ी अपना काम करती रही। धीरे धीरे करके पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने वाले के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती और हर आने वाला मेरे हाथ पर कुछ न कुछ पैसे रख देता। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर भी दुखने लगे थे। थोड़ी देर में एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतनी देर में 5 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गई थीं, लेकिन मैं उनसे भीख मांगने के लिए नहीं उठी थी। तभी सचिन मॉल के बाहर से आ गए और जब मॉल से बाहर आ गए और जब उसने मुझे देखा तो गुस्सा आ गया।
गुस्से से मेरे पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो? तुम आराम से बैठी हुई हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियाँ निकल गई हैं। ऐसा होता है क्या धंधा? अगर तुम्हें काम नहीं करना हो तो मुझे चुपचाप बता दो, मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ, फिर अपनी मन की मर्ज़ी करती रहना। सचिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, सचिन, मेरी कमर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, पूरी तरह से नहीं उठ पा रही हूँ मैं, कि हार्दिक ने मेरी कमर पर एक लात मारी। लो, हो गई तुम्हारी कमर ठीक? उस समय मैं बैठी हुई थी और सचिन खड़ा था, इसलिए सचिन की यह हरकत और आसपास के खड़े लोग नहीं देख पाए थे। सचिन की लात इतनी तेज़ थी कि मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मैं अपने दर्द से संभल भी नहीं पाई थी कि सचिन ने मुझे बालों से पकड़ कर उठाया था और कहा, चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना भी मत। ये कहकर सचिन को दोबारा मॉल में चला गया। मैं तो पूरे दिन की भूखी प्यासी थी, ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी और सोने पर सुहागा था कि सचिन की लात ने किया था। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मजबूरी में मैं खड़ी हो गई और दोबारा भीख मांगने लगी। सचिन ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं सचिन को मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी काम पर लगी रही। जब सचिन अपने काम से फ्री होकर आए तो हम टैक्सी पकड़कर वापस उसी दुकान में चले गए और कपड़े उतार कर रखने के बाद सचिन ने कागज़ पर साइन किए और हम फिर से घर वापस आ गए। काश घर वापस ना आए होते, क्योंकि सचिन ने ये घर आते ही पूरे दिन का गुस्सा निकाल लिया था। दर्द से मेरा पूरा शरीर चीत्कार उठा था। पहले मैं उन लड़कियों पर हंसा करती थी जो अपने पतियों की मार खा कर भी अपने पति के साथ ही रहती थीं। मैं सोचती, कैसे बेवकूफ़ औरत हैं, इतनी मार खाने के बावजूद भी पति को नहीं छोड़ती। मैं उन औरतों को लंबा लंबा लेक्चर दिया करती थी, लेकिन आज जब वही सब कुछ मेरे साथ हुआ तो जैसे मेरी ज़ुबान चली गई थी। सचिन मुझे पीट कर और मुझे घर के अंदर बंद करके जा चुके थे। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैं तो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अपने देश, अपने शहर, अपने घर से इतनी दूर थी कि मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी और ना ही यहाँ से भागकर जा सकती थी। मैं तो यहाँ के रास्तों को भी नहीं पहचानती थी और भागकर जाती तो कहाँ जाती। यहाँ के लोगों की भाषा भी दूसरी थी। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोते रोते पता नहीं कब दीवार से टेक लगाकर ही सो गई थी। सुबह मेरी आँख सचिन की आवाज़ पर खुली थी। आज सचिन मुझे बहुत ही प्यार से उठा रहे थे। कल वाले गुस्से की कोई भी झलक सचिन में नज़र नहीं आ रही थी। आज सचिन कल के सचिन से बिल्कुल बदला हुआ था। सचिन ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए मुझे उठाया था। कहने लगा, नीलम, उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। अब तो सचिन का इतना ज़्यादा प्यार मुझे डराने लगा था। आज मैंने गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की। गुस्सा दिखाने का अंजाम कल भुगत चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर सचिन के पीछे चल दी। सचिन मुझे खुद ही अपने हाथों से नाश्ता कराने लगे। मैं तो आंखें फाड़े सचिन को देख रही थी। कल से पहले कभी सचिन ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, तो अब से पहले कभी इतना प्यार भी नहीं जताया था। जैसे ही नाश्ते का पहला निवाला मुंह में डाला तो सबसे पहला ख्याल यही आया कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि इतना शानदार नाश्ता मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता था। सचिन बहुत ही सस्ते से होटल से खाना लेकर आते थे, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता था, बस गुजारे लायक होता था। मैं कल की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी और जी भरकर खाना खाया। खाने के बाद सचिन ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ा दिया, साथ में 2 गोलियां भी पकड़ा दी। कहा कि दूध के साथ खा लो, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मैं चुपचाप सचिन की सारी बातें मानती चली गई। दूध का गिलास पकड़ा और चुपचाप गोलियां दूध से खा लीं। और फिर उसके बाद सचिन ने मुझसे अपने कल वाले रवैये के लिए माफ़ी भी मांगी। मैंने भी सचिन को माफ़ कर दिया। सचिन को माफ़ करने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। ना तो यहाँ से भागकर जा सकती थी, ना ही सचिन से लड़ सकती थी। सचिन से लड़ने का मतलब था कुएं में गिर जाना। सचिन बहुत ही प्यार से बोला, नीलम, दिल तो नहीं कर रहा कि तुम्हें इस हालत में काम पर ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मेरा शरीर दर्द कर रहा था। कल की चोटों का दर्द अब भी था। जब सचिन का रवैया बदला हुआ देखा तो मैंने भी कहा, सचिन, रहने दो ना, आज नहीं चलते हैं। इस बार सचिन बोला, नीलम, काम पर तो चलना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए कुछ इंतज़ाम किया है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया तो सामने व्हील चेयर पड़ी हुई थी। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इस पर बैठकर काम करना, अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। व्हील चेयर देखते ही गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। यानी कि अब सचिन कितना गिर गया था कि मेरे ज़ख्मों से भी पैसे कमाना चाहता था। मैंने आज फिर अपनी मनमानी की और सचिन की बात नहीं मानी। मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठी। मेरे मना करने पर सचिन का रवैया
फिर से बदलने लगा था। सचिन ने अगली बार थोड़ा चीख कर कहा, नीलम सुनाई नहीं देता? व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाओ। फिर मेरी मजबूरी फिर से सामने आ गई। अगर सचिन की बात ना मानती तो सचिन आज मुझे फिर जानवरों की तरह पीटता। मैं चुपचाप जाकर व्हील चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में मैं सचिन और फिर से उसी दुकान के पास पहुँचे। इस बार सचिन ने मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं दिए। कहने लगा, तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद हम फिर से एक मॉल की पार्किंग में आ गए, लेकिन इस बार सचिन अंदर नहीं गया। मेरी व्हील चेयर पकड़े हुए वही पार्क में खड़ा रहा और मेरी हैरत की हद न रही। इस बार हम लोगों से भीख मांगनी नहीं पड़ी, बल्कि लोगों को खुद ही मेरे पास आते और मेरी झोली में पैसे डालकर चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए थे कि शायद एक महीने में भी जमा नहीं कर पाते। सचिन तो खुशी से पागल हो रहा था। वो बार बार मुझसे पूछता, नीलम भूख तो नहीं लगी? कुछ खाओगी तो नहीं? मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। मेरे सपने यूं टूटकर बिखर जाएंगे, कभी सोचा नहीं था। जब सचिन से शादी हुई थी तो कितने सपने सजाकर आई थी मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी मैंने। अपने पूरे परिवार की लाडली थी। लेकिन घर कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, ज़िंदगी उसके ही साथ सबसे भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी ज़िंदगी ने एक ऐसा ही गंदा भयानक मजाक किया था। बचपन से ही मेरा सपना पुलिस में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जहां पर लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस में जाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने पुलिस बनने की ख्वाहिश अपने मन के अंदर ही दबा लिया था। हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मेरे तीनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी। मेरे पापा एक कंपनी में मैनेजर थे और पैसे की कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, आराम से गुजारा हो रहा था। मेरी तीनों बहन भाइयों ने अच्छी शिक्षा पाई थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लाडली थी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। मेरे माँ बाप ने मुझ पर पढ़ाई के लिए ज़ोर नहीं डाला और इस तरह मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गई थी। जब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता। मेरी माँ ने कहा कि कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो कुछ तो हुनर हाथ में होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर भी कोरी ही रही। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो मैं 1-2 मिनट के बाद ही मैं माँ के पास से हट जाती। खाना बनाने में सिर्फ अंडा बनाना, चाय बनाना आती थी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दाल बना ली। मैंने अपने माँ बाप के लाड प्यार का उन्हें यही फल दिया कि उन्हें खूब सताया। जब मैं 19 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। अब यहाँ पर भी एक नई परेशानी ने जन्म लिया, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता सबको पढ़ी लिखी, कमाऊ और होनहार लड़की चाहिए थी। ये तीनों गुण लड़की में ना हो तो कम से कम एक गुण तो होना चाहिए। लेकिन किस्मत की बात, मेरे अंदर तो एक भी गुण नहीं था। ना मैं पढ़ी लिखी थी, ना कमाऊ थी और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। 1-2 जगह बात बनने भी वाली थी, लेकिन जब लड़के वालों ने छानबीन कराई तो मेरे मोहल्ले वालों ने साफ लड़के वालों के कान भर दिए कि लड़की ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही घर के कामों में माहिर है, घर के कामकाज में भी बहुत ही फूहड़ है। कम पढ़ी लिखी लड़की फिर भी चल जाती है, लेकिन फूहड़ लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है। इसलिए कहीं भी मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझ पर ताने कसने लगे थे। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती किचन में भेजती, लेकिन मैं कुछ ही देर में किचन से वापस चली आती। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे कुछ भी सीखने का कोई शौक़ नहीं था। सारे बहन भाइयों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मेरा कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। फिर मेरी माँ ने फ़कीर बाबाओं के दरवाज़े खटखटाने शुरू कर दिए कि शायद कहीं मेरे रिश्ते का कोई ग्रहण तो नहीं लगा और हो सकता है इसलिए मेरा रिश्ता ना हो रहा हो। 3-4 बार बाबा बदलने के बाद कहीं जाकर एक दिन मेरा रिश्ता आया। उस रिश्ते को घर बुलवाने से पहले मेरी माँ ने ना जाने कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थी। मेरे ऊपर भी ना जाने क्या क्या पढ़कर फूंकती रहीं। अब तो मुझे भी चिंता थी कि बस किसी तरह की शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन है जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी तरह सारी उम्र लोग मुझे भी ताने देंगे। मैंने भी अपने दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी कि यहाँ से रिश्ता हो जाए। रिश्ता आया तो बड़ी बहन भी साथ थी, उसका भाई भी था। भाई दुबई में नौकरी करता था और यहाँ इंडिया में शादी करने के लिए आया था। शादी के बाद अपनी पत्नी को फ़ौरन दुबई ले जाता। मेरे माँ बाप को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, मगर उन्होंने लड़के को साफ बता दिया कि हमारी लड़की ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही उसे कोई हुनर आता है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि रिश्ते वाले
हाँ तो कर जाएं लेकिन बाद में ये लड़की की असलियत जानने के बाद रिश्ते से मना कर दें, क्योंकि जब रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूटता है तो ज़्यादा दुख होता है। जिस पर लड़के की बहन ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की दिखा दो, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो इन सब बातों को के कोई मायने नहीं है, और बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वो हम धीरे धीरे उसे सिखा देंगे। और वैसे भी ये सब काम करने की लड़की को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दुबई में मेरे बहुत सारे नौकर हैं और वही सारा काम करते हैं। और फिर जैसे ही मेरी माँ मुझे रिश्ते वालों के सामने लेकर आई और उन लोगों ने मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया, मेरी ननद ने उसी वक्त अपने हाथों से भारी भरकम सोने के कंगन उतार कर मेरी कलाई में पहना दी और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब जल्दी से लड़की हमारे हवाले कर दें। मेरी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने जब दहेज की बात की तब मेरी नंद ने मना कर दिया, कहने लगी कि अरे ये सारा सामान दुबई लेकर कहाँ जाना है, बस अपनी लड़की को पहनने के लिए कुछ कपड़े वगैरह दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। शादी बहुत ही सादगी से करनी है, इसलिए तैयारियों में टाइम तो लगेगा नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर हमने नीलम के पेपर भी बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई सचिन नीलम को अपने साथ ही लेकर दुबई जाएगा। मेरे माँ पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी इस अनपढ़ और फूहड़ बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, वो भी बिना किसी दहेज के। वो लोग चले गए तो एक बार मेरी माँ ने मेरी भी मर्ज़ी जाननी चाहिए। मैंने सर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी और सबसे पहले पूजा कर भगवान को धन्यवाद कहा कि चलो अब मेरी नैया पार हुई, अब लोगों के ताने नहीं सुनना पड़ेंगे। अगले ही हफ्ते शादी थी। पूरा मोहल्ला दांतों तले उंगली दबा रहा था कि इसका इतनी अच्छी जगह रिश्ता कैसे हो गया। और मेरी माँ थी कि सब में प्रधान बनी घूम रही थी, कहती कि एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, उनसे मैंने एक ऐसा मंत्र करवाया है कि नीलम का इतनी जल्दी रिश्ता हो गया। सब लोग मेरी माँ से उस बाबा का नाम पूछते तो मेरी माँ सीधे मना कर देती, कहती मैंने खुद ही ढूंढा है, तुम भी ढूंढ लो। माँ की बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती और फिर एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी भी हो गई। मैं अपनी ससुराल आ गई। शादी के एक हफ्ते बाद तक हम इंडिया रुके थे, तब सचिन ने जल्दी मेरे पेपर तैयार करवा लिए थे। इसी एक हफ्ते में ही मुझे सचिन से इतना प्यार मिला था कि मुझे खुद की किस्मत पर गर्व होने लगा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही हम दुबई आ गए। दुबई में सचिन का घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा था। सारी सुविधाओं का हर सामान घर में मौजूद था। घर में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी स्वर्ग में पहुंच गई हूं। घर में ऐसे ऐसे सामान थे जो मैंने अपने घर में कभी नहीं देखे थे। सचिन मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सचिन की एक बात मुझे बहुत गलत लगती थी, और वो ये थी कि सचिन बहुत गुस्सा करते थे। कोई भी बात कहते तो गुस्से से ही कहते और मुझे धमकाते कि मेरी बात को एक ही बार में मान जाना, नहीं तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया तो फिर बार बार उठता रहेगा, इसलिए नौबत मत आने देना। सचिन की धमकियों से मैं डर जाती और सचिन की सारी बातें खुशी खुशी मान लेती। दुबई आकर सचिन की सबसे पहली बात जो झूठ निकली थी वो ये थी, सचिन ने कहा था कि दुबई में मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नौकर नहीं था। घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। खाना बनाना आता नहीं था, इसलिए सचिन होटल से खाना ले आते थे। लेकिन एक दिन सचिन जब घर आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो सचिन पहले टालते रहे, लेकिन बहुत बार पूछने पर बताया कि उनकी नौकरी चली गई है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा हो गया है। अगर हम 10 दिन के अंदर ये कर्ज़ा नहीं चुका पाए तो हमें दुबई से वापस इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। सचिन की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। दुबई छोड़कर इंडिया जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जो ऐशो-आराम मुझे दुबई में मिल रहे थे इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलते। मैंने सचिन से कहा, सचिन तुम चिंता मत करो, ऐसा करो कुछ अपने लिए काम ढूंढो और मेरे लिए भी कुछ काम ढूंढो। कैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। मेरी बात सुनकर सचिन ने जो बात कही तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरानी से सचिन को मैं देखने लगी। सचिन ने कहा कि हम भी भीख मांगेंगे। मैंने कहा, सचिन कैसी बातें कर रहे हो, भीख मांगना तो बहुत ही गंदा काम है। भगवान ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। सचिन कहने लगा कि 10 दिन के अंदर ही मैं अपना सारा कर्ज़ा उतारना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो भी भीख मांगता है, एक दिन में लाखों कमा लेता है। अगर हम भी भीख मांगेंगे तो 10 दिन में हमारा कर्ज़ा उतर जाएगा, फिर हम ये काम करना छोड़ देंगे और हो सकता है पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाएं तो मैं अपना कुछ बिज़नेस शुरू कर दूंगा, फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। सचिन ने धीरे धीरे मुझे शीशे में उतार लिया था।
मजबूरी में मैंने सचिन की बात मान ली। सचिन ने मुझे बताया कि यहाँ भीख मांगने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ भीख मांगने के लिए पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और फिर सचिन मुझे एक दुकान में ले आए। उस दुकान में फटे पुराने कपड़ों के लिए एक लॉकर दिया जाता था और कुछ पेपरों पर साइन भी कराए जाते थे। काम पर जाने से पहले साइन कराए जाते हैं, फिर काम से लौटने के बाद भी साइन कराए जाते थे। मैंने और सचिन ने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन फिर मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरी आदत पड़ गई। धीरे धीरे करके 4-5 दिन में ही हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम आराम से कर्ज उतार देते। फिर मैंने सचिन से कहा कि सचिन, अब हम लोगों को यहाँ काम बंद कर देना चाहिए। मेरी बात सुनकर सचिन बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे, पागल हो गई हो, बिना मेहनत किए इतना पैसा हाथ आ रहा है और तुम उसे छोड़ना चाहती हो। सचिन ने मेरी बात नहीं मानी और वो लगातार भीख मांगते रहे। भीख मांगकर सचिन बहुत पैसे कमा रहे थे, जैसे पैसे की बारिश हो रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि सचिन इतने पैसे डालते कहाँ हैं, क्योंकि घर में खाना भी उसी सस्ते होटल से आता था और घर में सचिन कोई इस्तेमाल की चीज़ भी नहीं लाते थे। बस वो पुरानी चीज़ों पर ही गुजारा हो रहा था। एक बार मैंने सचिन से इस बारे में पूछा तो सचिन ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। सचिन का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई थी। व्हील चेयर पर भीख मांगते मांगते मुझे 8 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत अजीब लगता था। भगवान ने मुझे चारों हाथ पैर दिए थे, फिर भी मैं अपाहिज बनकर लोगों से भीख मांगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने सचिन से कहा कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर भीख नहीं मांगूंगी। अगर आपने ज़्यादा ज़िद की तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगी। कुछ सोचकर सचिन ने मेरी बात मान ली। फिर हम पुराने तरीके से ही भीख मांगने लगे। एक दिन सचिन मेरे पास आए, कहने लगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जाएंगे। पता नहीं सचिन कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में हम घर से बाहर आ चुके थे। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। सचिन ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया, लेकिन मुझे सचिन के बिना गाड़ी में बैठते हुए डर लग रहा था। मैंने सचिन से कहा कि आप भी मेरे साथ बैठें, लेकिन सचिन ने मना कर दिया। तो फिर मैंने भी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। सचिन ने मुझे समझाया, ये आदमी मेरा दोस्त है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। सचिन मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर न जाने कहाँ चला गया। इतनी देर में उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मुझे लेकर चल दिया। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं चीखने लगी थी। उस आदमी ने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा दिए और मुझे एक बहुत ही वीरान जगह पर ले आया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। डर के मारे दिल की धड़कन बंद होने वाली थी। सुनसान जगह पर एक गाड़ी में एक अनजान आदमी के साथ मैं अकेली, कुछ भी हो सकता था। मेरे बहुत चीखने पर उस आदमी ने मुझे शांत कराया और कहा, बहन चुप हो जाओ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, ये क्या कह रहे हो। उस आदमी ने मेरे सामने मोबाइल पर एक वीडियो ऑन कर दिया। वीडियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर पर बिजली गिरी हो। वो आदमी सही कह रहा था, उसने सच में मेरी जान बचाई थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि सचिन किसी से नोटों से भरा हुआ बैग ले रहा था और एक बैग वापस कर रहा था। यानी कि सचिन गैर कानूनी धंधा करता था, लड़कियों और ड्रग्स सप्लाई करता था। यानी मुझसे भीख मंगवा कर जो पैसे जमा होते हैं उससे गैर कानूनी बिजनेस कर रहा था। साथ ही खुद को भिखारी दिखाकर पुलिस की नज़रों से बचा हुआ था। उस आदमी ने एक और धमाका मेरे सिर पर किया। उसने कहा कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है और मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति को पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारे पति के सामने तुम्हें एक रात के लिए ख़रीदने की बात रखी थी, जिस पर तुम्हारा पति फ़ौरन मान गया। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैंने तो तुम्हें एक रात के लिए इसलिए ख़रीदा है ताकि तुमसे सारी जानकारी हासिल कर सकूं। एक तुम ही हो जो सचिन को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकती हो। तुम हमें सचिन के अड्डे का पता बता दो। सचिन इस काम में अकेला नहीं है, पूरा गैंग है जो सचिन के साथ मिलकर काम करता है। तुम्हारी एक छोटी सी मदद से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी यहाँ बर्बाद होने से बच जाएगी। सचिन ने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुमसे भीख मंगवाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इसलिए इंडिया में सचिन की कोई बहन नहीं है। सचिन की बहन बनकर जो तुम्हारे घर गई थी वो भी सचिन के गैंग की एक लड़की है। अगर तुमने पुलिस की मदद कर दी तो तुम अपने घर भी जा सकोगी, क्योंकि पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। लेकिन अगर तुमने पुलिस की मदद नहीं की तो हमें मजबूरी में तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। सचिन की बेवफाई पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोच लिया था
कि मैं पुलिस वालों की मदद ज़रूर करूँगी। पुलिस में जाना तो मेरा सपना ही था। ये सपना पूरा ना हो सका, लेकिन कम से कम पुलिस वालों की मदद करके मेरे दिल को कुछ तो सुकून मिलता। मैंने पुलिस को उस टूटी-फूटी दुकान के बारे में बता दिया कि वहीं जाकर सचिन साइन करता है और अपना हुलिया चेंज करता है। ज़रूर उसके बिज़नेस के तार उस दुकान से जुड़े हैं। अब उस पुलिस वाले ने मुझे सचिन के पास नहीं भेजा और मेरा इंतज़ाम करके मुझे इंडिया वापस भेज दिया। उस दुकान पर छापा मारकर सचिन को पकड़ा गया था। उसके पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया था। मैं घर आई तो मैंने अपनी माँ के गले लग कर खूब रोई, अपनी गलतियों पर खूब पछताई कि मैंने आपकी बात ना मानकर ना तो पढ़ाई करी और ना ही घर का कोई काम काज सीखा, जिसका मुझे ये सिला मिला कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी हालत देखकर, मेरी कहानी सुनकर मेरी माँ ने अपना सिर पीट लिया। कुछ ही दिनों बाद सचिन की तरफ से मुझे तलाक के पेपर आ गए थे। सचिन पुलिस की हिरासत में था। उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत दिलासा दिया था। मेरे पापा ने ही मुझे समझाया कि अब पुरानी बातों को लेकर मत बैठी रहो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 20 साल की उम्र हो पाई है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। आज पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का इरादा कर लिया, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अनपढ़ बनकर नहीं गुजार सकती थी। मेरे पापा ने गांव का घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। आज मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। मेरी ज़िंदगी का जो 1 साल का कड़वा एक्सपीरियंस था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इन गुज़रे सालों में न जाने कितने लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो जैसे शब्दों से मेरा विश्वास उठ गया है। लगता नहीं कि मैं किसी पर विश्वास कर पाऊँगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगी। मेरी माँ को मेरी चिंता लगी रहती है। वो मुझसे ज़िद करती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ। मुझे अब शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। बस अभी एक ही सपना है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ और ख़ुद के पैरों पर खड़ी होकर अपनी सुकून से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जब तक कि सचिन का दिया हुआ ज़ख्म मेरे दिल से पूरी तरह ना मिट जाए। दोस्तों, मेरे लिए प्रे करना कि सचिन के दिए हुए ज़ख्म को मैं जल्दी ही भूल जाऊँ और एक अच्छे से लड़के पर भरोसा करके उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।